हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारी 11th क्लास की बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में हमारा 10वां चैप्टर चल रहा है, वायुमंडलीय परिसंचरण एवं मौसम प्रणालियाँ। और उसी के संदर्भ में आज हम बात करेंगे वायुदाब व पवनों की। वायुदाब व पवनें, देखिए पवनों का वेग और उनकी दिशा। पवनों का वेग और उनकी दिशा पवनों को उत्पन्न करने वाले बलों का परिणाम है। पृथ्वी की सतह से 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी वायुमंडल में पवनें धरातलीय घर्षण के प्रभाव से मुक्त होती हैं। कहने का मतलब, जो वायुमंडल का ऊपरी भाग है ऊंचाई पर, पवनें धरातलीय घर्षण के प्रभाव से क्या होती हैं, मुक्त रहती है। यानी धरातलीय घर्षण नहीं होता, धरातल से नहीं टकराती हैं और मुख्यतः दाब, प्रवणता तथा कोरियोलिस बल से नियंत्रित होती हैं। ये किससे? एक तो वायुदाब के प्रवणता यानी प्रबलता से, और कोरियोलिस बल से नियंत्रित होती हैं। जब समदाब रेखाएं सीधी हों, यानी वायुदाब को मापने वाली रेखाएं समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं, ये सीधी हों और घर्षण का प्रभाव ना हो तो दाब, प्रवणता बल कोरियोलिस बल से संतुलित हो जाता है। क्या हो जाता है? संतुलित हो जाता है। और फलस्वरूप पवनें समदाब रेखाओं के, जो हवाएं हैं वो समदाब रेखाओं के समानांतर बहती हैं। जो हवाएं हैं वो समदाब रेखाएं जैसे पैरेलल हैं तो उन्हीं के समानांतर बहती हैं। ये पवनें भू विक्षेपी जियोस्ट्रॉफिक पवनों के नाम से जानी जाती हैं। चित्र संख्या 10.4 में हम देख सकते हैं, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है। इसमें 708 मिलीबार ये वायुदाब है, ऐसे 704, 708। लेकिन हवाओं की जो गति है वो इस तरीके से है, इसमें इधर वेग है और इसमें इधर वेग है। तो कहने का मतलब, हम भूविक्षेपी पवन जो हैं, यानी भूमि से विक्षेपित हो जाती हैं, भूविक्षेपी पवन कहलाती हैं। इसके बाद देखिए, निम्न दाब क्षेत्र के चारों ओर, निम्न दाब, ये थोड़ा सा हिल रहा है बच्चों, निम्न दाब क्षेत्र के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। क्या कहलाता है? चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। उच्च वायुदाब क्षेत्र के चारों तरफ ऐसा होना प्रति चक्रवाती परिसंचरण कहा जाता है। ये अंडरलाइन कर लेना। इन प्रणालियों में पवनों की दिशा दोनों गोलार्धों में क्या है? भिन्न होती है। सारणी 10.2 में दिखाया गया है। पृथ्वी की सतह पर कई बार निम्न एवं उच्च दाब के चारों ओर पवनों का परिसंचरण ऊंचाई पर होने वाले वायु परिसंचरण से संबंधित होता है। कहने का मतलब यह है, निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब, उसके चारों ओर जो पवनों का परिसंचरण यानी गोल गहरा ऊंचाई तक होने वाले परिसंचरण से संबंधित होता है। प्राय निम्न दाब क्षेत्रों पर वायु अविसरित होती है। अविसरित का मतलब फैलती है और ऊपर उठेगी। उच्च दाब क्षेत्रों में वायु का अवतलन होता है। उच्च वायुदाब क्षेत्र में क्या है? वायु नीचे की तरफ, धरातल की तरफ उतरती है और धरातल पर अपसरित होती है, फैलती है। 10.45 में ये दिखाया गया है। तो अभिसरण के अतिरिक्त वायु भ्रमिल रूप में, यानी धूमिल रूप में, और संवहन धारा यानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पर्वतों के साथ साथ और वाताग्र के सहारे ऊपर उठती हैं, जो बादल बनने और वर्षण के लिए आवश्यक होती हैं। तो देखिए बच्चों, ये कुछ एक चित्र दिया हुआ है नीचे, वो सारणी सी दे रखी है 10.2 में। तो चक्रवात और प्रति चक्रवात दे रखे हैं इसमें। देखिए ये चक्रवात है, जिसमें केंद्र में जो दाब है उसकी दशा है। चक्रवात में केंद्र में जो होता है वो दाब निम्न होता है। उत्तरी गोलार्ध में ये चक्रवात जो है वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमती हैं, जबकि दक्षिण गोलार्ध में ये घड़ी की सुई के अनुसार घूमती हैं। प्रति चक्रवात में केंद्र में दाब उच्च होता है। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होता है ये प्रति चक्रवात, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत। तो कहने का मतलब, चक्रवात और प्रति चक्रवात दोनों विपरीत होते हैं। ये हवाओं का एक गोल घेरा होता है बच्चों, जो हमें इस तरीके से दिखाई देता है। ये इस तरीके से होता है, ये गोल घेरा,
ये चक्रवाती स्थिति होती है। इसके बाद देखिए चक्रवात बनते हैं वाताग्र से। देखिए ये निम्न अभिसरण निम्न है और ये अपसरण उच्च है, यानी वायु ऊपर की तरफ जा रही है, इधर नीचे की तरफ आ रही है। तो ये इससे क्या है, वाताग्र बनते हैं और वाताग्रों से ही गोल घेरे का निर्माण होता है जिसमें गोल गोल घूमती है हवा, जो प्रति चक्रवात और चक्रवात कहलाते हैं। अब आता है वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण। वायु का चारों तरफ की ओर घूमना, हवा का वायुमंडल का घूमना, ये सामान्य परिसंचरण। देखिए कि वायुमंडलीय पवनों का जो प्रारूप है वो मुख्य रूप से निम्न बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले वायुमंडलीय ताप में अक्षांशीय भिन्नता, यानी अक्षांशों के आधार पर जो वायुमंडलीय ताप है उसमें क्या पाई जाती है, भिन्नता। दूसरा है वायुदाब पट्टियों की उपस्थिति, वायुदाब की जो पेटियां हैं उनकी उपस्थिति, उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब की पट्टियां होती है, उनके कारण वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण होता है। तीसरा है वायुदाब पट्टियों का सौर किरणों के साथ विस्थापन। वायुदाब की जो पट्टियां हैं वो सौर किरणों के साथ में क्या होती हैं, खिसकती हैं, यानी सूर्य की किरणें जिधर उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है तो उत्तरी गोलार्ध में सरकती हैं ये, और दक्षिणी गोलार्ध में नीचे की तरफ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो नीचे की तरफ विक्षेपित हो जाती हैं। चौथा है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। महासागरों और महाद्वीपों का वितरण भी इसको प्रभावित करता है। तथा पांचवा है पृथ्वी का घूर्णन, यानी पृथ्वी का घूमना। तो इस तरीके से वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण है। जो वायुमंडलीय पवनों की प्रवाह प्रारूप को वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण भी कहा जाता है, ये अंडरलाइन कर लेना। यह वायुमंडलीय परिसंचरण महासागरीय जल को भी क्या करता है, गतिमान करता है। वायु का जो प्रवाह है वो वायु जैसे जैसे आगे बढ़ती है वो हवा पर घर्षण करती है, सॉरी जल पर घर्षण करती है हवा, इससे क्या है, जल भी गतिमान होता है। जो पृथ्वी की जलवायु को क्या करता है, जल प्रभावित करता है। सामान्य परिसंचरण का एक क्रमिक विवरण 10.6 में चित्र में दिया गया है। अब देखिए बच्चों, उच्च यानी अधिक, उच्च सूर्यातप व निम्न वायुदाब होने से अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, यानी एक ऐसा एरिया जिसके अंदर उष्णकटिबंधीय यानी गर्म कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र बन जाता है, जिसे शॉर्ट में ITCZ कहते हैं, पर वायु संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है। उष्ण कटिबंधों से आने वाली पवनें इस निम्न दाब क्षेत्र में अभिसरण करती हैं। अभिसरित वायु संवहन कोष्ठों के साथ ऊपर उठती है। जो संवहन वायु होती है जो नीचे से ऊपर की ओर ऊपर उठती है, यह क्षोभमंडल के ऊपर 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऊपर चढ़ती है और फिर ध्रुवों की तरफ प्रवाहित होती है। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर वायु एकत्रित हो जाती है और इस एकत्रित वायु का अवतलन होता है और यह उपोष्ण उच्च दाब बनाता है। क्या बनाता है? उपोष्ण उच्च वायुदाब बनता है। अवतलन का एक कारण यह है कि जब वायु 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पर पहुंचती है तो यह ठंडी हो जाती है, ठंडी वायु के संपर्क में आ जाती है और धरातल के निकट वायु का क्या होता है? अपसरण होता है। यह विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा की ओर पूर्वी पवनों के रूप में बहती है। विषुवत वृत्त के दोनों ओर तरफ से प्रवाहित होने वाली पूर्वी पवनें अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ पर मिलती हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर की दिशा में होने वाली परिसंचरण और उसके विपरीत दिशा में होने वाले परिसंचरण को क्या कहते हैं? सैल कहते हैं, कोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? सैल। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ऐसे कोष्ठ को हेडली कोशिका बोलते हैं। इसको सैल माने कोशिका, कोष्ठ कहा जाता है। मध्य अक्षांशीय वायु परिसंचरण में ध्रुवों से प्रवाहित होती ठंडी पवनों का अवतलन होता है, नीचे उतरती हैं ठंडी पवनें और उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधीय क्षेत्रों में आती गर्म हवा पर ऊपर उठती हैं। गर्म हवा ऊपर उठती है तो धरातल पर ये पवनें पछुआ पवनों के नाम से जानी जाती हैं। तो देख सकते हैं हम
तो देखिए बच्चों, धरातल पर ये पवनें पछुआ पवनों की यानी पश्चिम से आने वाली हवा पछुआ पवनों के नाम से जानी जाती हैं। और यह कोस्ट फेरल कोस्ट के नाम से जाने जाते हैं। ध्रुवीय अक्षांशों पर ठंडी सघन वायु का ध्रुवों पर अवतलन होता है और मध्य अक्षांश यानी बीच के अक्षांशों की ओर ध्रुवीय पवनों के रूप में प्रवाहित होती हैं। इस कोष्ठ को ध्रुवीय कोष्ठ कहा जाता है। कोशिका कोष्ठ, ये 3 कोष्ठ वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण का प्रारूप निर्धारित करते हैं और तापीय ऊर्जा का निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों में स्थानांतरण सामान्य परिसंचरण को बनाए रखता है। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण महासागरों को भी प्रभावित करता है। वायुमंडल में बृहद पैमाने पर चलने वाली पवनें धीमी तथा अधिक गति की महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती हैं। महासागर वायु को ऊर्जा व जलवाष्प प्रदान करते हैं। ये अंतर संबंध महासागरों के विस्तृत क्षेत्र पर अपेक्षाकृत धीमे होते हैं। इसके बाद में बच्चों हम बाद में पढ़ेंगे कल मौसमी पवनें, कल पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।